नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज डिस्क्लोज करेंगे रिजवानुद्दीन, जो पीएफ कमिश्नर है जम्मू कश्मीर लद्दाख। रिजवान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मई डे है, इसलिए आपका और भी अहमियत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और इस वक्त जो लेबर जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उसके पीएफ का क्या चल रहा है? देखिए, एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जो हमारी सेंट्रल कमिश्नर ने काफ़ी उनका फोकस रहता है, मैडम नीलम शमी राव। और हर महीने की 27 तारीख को पूरे देश में जितने भी ज़िले हैं लगभग वहाँ प्रयास रहता है कि हर ज़िले में किया जाए, क्योंकि JNK में थोड़े से रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो हर ज़िले में हम नहीं कर पा रहे हैं। कल मैं पुंछ में था और पुंछ में बहुत ज़्यादा बारिश थी, उसके बावजूद ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। वर्कर के पीएफ के लिए डीसी का खुद का इन्वॉल्व होना और पूरा ज़िला प्रशासन की टीम एसोसिएटेड थी। ALC साहब ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पे फॉलोअप किया और लगभग 200 के करीब की गैदरिंग थी, जबकि बारिश का मौसम था। और कुछ लोगों को सूचना देर से प्राप्त हुई, मेंढर वालों को वो आ नहीं पाई, ये भी मुझे पता चला जी। वर्कर के लिए हम ने ही वर्कर एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल सके, इसीलिए सुरनकोट एक तहसील है, वहाँ पे डिमांड आई कि भाई सारे स्कूलों को थोड़ा सा गाइडेंस दी जाए। तो शाम को, कल शाम 5 बजे, काफ़ी बारिश थी, रोड ब्लॉक्स थे, ट्रैफिक जाम था, तो 4:30 का टाइम रखा गया था। मैं 5 बजे तक पहुँचा, लोगों ने वेट किया। कुछ लोग जो बहुत दूर के थे वो चले गए, लेकिन कम से कम 15-20 लोग फिर भी रुके थे, बड़े एम्प्लॉयर जो हैं वहाँ के। उन सबको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया गया। तो मकसद यही था कि जो भी मुलाजिम कहीं भी कार्य, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो टीचर हो या कोई भी वर्कर हो जो संस्थान में कार्यरत है, उसको पीएफ का बेनिफिट दिया जा सके। तो ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है। और इसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि जब मैं आया था 2021 जुलाई में आया, उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम थी वो एवरेज इनकम 57 लाख से ज़्यादा नहीं थी, जो बढ़ते बढ़ते 75 लाख पे गई। और पिछला जो साल गया, अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर जो गया है, इसमें हमारी इनकम 80.58 लैक्स का एवरेज इनकम हो गई है। राइट। जो कि एक इंडिकेटर है कि बहुत से वर्कर्स इसमें जुड़े हैं, खासकर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं विशेषकर इरकॉन के जो डायरेक्टर हैं पराग साहब, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की, हमारी इंटरवीन किया। और हम हर जगह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का सहयोग लेते हैं। साथ में CVPPL के जो यहाँ पे अभी सीनियर मोस्ट MD हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी मिस्टर मुखिया, वो उन्होंने एक टीम बनाई अपनी, और टीम ने पूरे किश्तवाड़ एरिया में जाके एक हर प्रोजेक्ट का पर्सनल रिव्यू किया। उसका भी एक फायदा हमारे वर्कर्स को मिला। रिजवान साहब जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक दरार थी आप आने से पहले, बिल्कुल, उसको कैसे फुलफिल किया? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल लाइव है। आप अगर फीडबैक लेना चाहें तो जो हमने बनिहाल में प्रोग्राम किया था, वहाँ पे ये बात हुई, क्योंकि वर्कर्स आ गए कुछ बिल्कुल ओपन। मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत ओपन एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे लोग ओपनली हम बुलाते हैं और बिल्कुल खुल के सवाल पूछने का लोगों को मौका देते हैं। तो कई बार जब, और यही बात किश्तवाड़ में हुई, तो राइवल इंटरेस्ट के लोग होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में, उन लोगों के जब बीच में हम जाते हैं और जब मैं खुद कम्युनिकेट करता हूँ, तो आप देखिएगा कि कई बार माहौल बहुत हीटेड हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद मॉडरेटर का रोल हम लोग प्ले करते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से देखा कि मुझे बड़ा, मतलब कहूँगा कि बहुत सेटिस्फैक्शन है कि बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हुई वो चीज़ें। और लोगों ने रियलाइज़ किया, एम्प्लॉयर ने रियलाइज़ किया, वर्कर ने भी आगे बढ़ के सहयोग किया, और कोई कहीं झगड़ा नहीं हुआ। जितनी जगह हम गए, दोनों जगह, किश्तवाड़ में भी और रामबन में, ये 2 जगह बहुत अच्छे से कॉर्डियल मीटिंग हुई। बीच में इश्यूज आए लेकिन उसको मैनेज किया गया। थोड़ा सा अधिकारी का 2 सवाल आपसे एक साथ पूछूंगा। एक तो बार बार ये कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और वो आंकड़े आप ही के पास होते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आपकी फिगर बड़ी है, एम्प्लॉयज बड़े हैं, एम्प्लॉयर बड़े हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, हमारे यहाँ, देखिए, उसको एम्प्लॉयमेंट से लिंक करने के बारे में जो बात है वो, देखिए, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे संस्थान थे जो पीएफ का कोड नंबर था, उनको एक नया एक्ट लागू हुआ तो ये प्रणाली लगातार चल रही है कि वो पीएफ भर नहीं रहे थे, तो इस तरीके से लोग ऐड ऑन हो रहे हैं।
तो जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो तो हमारा सेंट्रल ऑफिस रिलीज़ करता है जी। एम्प्लॉयज़ की संख्या, एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन है उसको अगर मैं बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड इसलिए नहीं मानूंगा इसको कहना, मेंबरशिप बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है, बट क्योंकि डिफ़ॉल्ट में थे लोग, जो लोग डिफ़ॉल्ट में थे मतलब एम्प्लॉयड थे लोग लेकिन उनका पीएफ नहीं भरा जा रहा था, तो वो ऐड ऑन हुए हैं, तो ये वाली बात है। लेकिन हाँ, सुधार हुआ है। पीएफ में लगातार जो डिफ़ॉल्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रहे, मैक्सिमम लोग जुड़ते जाएं हमारे साथ। जी जी। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जी, उसके लिए कोई प्रोविज़न है आपके पास? एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड, उसमें तो है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो दिहाड़ी लगा के काम करती है, उसके लिए आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं हुआ? देखिए ईपीएफ की जो स्कीम्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफ्रेंशिएशन नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि कहाँ पे कितने वर्कर काम करें। बहुत से लेबर इंटेंसिव वर्क्स होते हैं या कोई जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो भी वर्कर है काम कर रहा है वो चाहे 2 दिन के लिए भी काम करे, उसका पीएफ काटना लाजमी है। तो ये जो आप कह रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। एक्ट में एक प्रोविज़न है कि नवंबर 2000 से पहले जो विद्यालय थे वो 5 लोग थे तो उन पे पीएफ एक्ट लागू था, जो अन्य संस्थान थे वह 10 लोगों पे लागू था जेके पीएफ एक्ट। वही एक्ट को हमने वहाँ से आगे बढ़कर ईपीएफ एक्ट लागू हुआ, तो जो प्रोविज़न हुआ कि 10 लोग जो वहाँ पे थे वो कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आगे जो लोग काम कर रहे हैं उन पे सब पे पीएफ एक्ट लागू, उन सभी संस्थानों पे। आज की डेट में कोई नया संस्थान अगर प्रारंभ होता है तो उसमें मिनिमम 20 आदमी अगर हैं, 19 प्लस हो जाते हैं, तो वो एक्ट लागू हो जाता है। पहले ये सोच रहे थे एम्प्लॉयर की कि मैं कम एम्प्लॉय दिखा करके ज़्यादा को इंगेज करके पीएफ बचाऊं, अब सोच मानसिकता में बदलाव आया है। देखिए एक जनरेशन गैप तो देखा मैंने, अभी कुछ विद्यालयों का जैसे आकलन किया, लोगों से बातचीत की, तो जो यंगर जनरेशन के एम्प्लॉयर्स हैं उनको पीएफ भरने में इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि हम सर्विस लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी। हमारे यहाँ आपने देखा मैं कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक, अभी मैं कार्यालय में जाके फिर काम करूँगा और 8 बजे तक बैठता हूँ, नॉर्मली मैं 8 बजे मिनिमम बैठता हूँ। तो एक एक केस पे मेरा फोकस रहता है पर्सनली कि रिटर्न रिजेक्शन कम से कम रहे, जम्मू का एक खास बात है। और जब एम्प्लॉयर देखता है कि उनके वर्कर को किसी केस में, डेथ केस में 4,500 रुपये पेंशन प्रति माह फैमिली को मिल रही है, या किसी वर्कर की मृत्यु हो गई, इंश्योरेंस का 4.5 लाख रुपए ईपीएफओ ने दिया, तो ये जब बात आगे तक पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयर आगे बढ़ गया। और यंगर जो एम्प्लॉयर्स हैं, यंग जनरेशन के जो लोग हैं, वो शायद चाहते हैं कि वो कानून का पालन करते रहें। तो ये सुधार तो थोड़ा सा दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। एक ऐसे संस्थान का जिक्र करूँगा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ चाय पी और जब हमने बातचीत की तो लगभग 2 महीने बाद उन्होंने 24 आदमी पीएफ के बढ़ाए। शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन का संस्थान है, वो चाहते तो उनको एक्सक्लूडेड भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके प्रयास की वजह से मैंने 24 नए मेंबर जोड़ लिए हैं। तो ये एक पॉजिटिव जम्मू में है। जो एम्प्लॉयर जी अपने एम्प्लॉय का पीएफ नहीं कटवा रहे, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं बहुत साधारण तरीके से और बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में कहूँ कि अगर मेरी नॉलेज, मुझे पता चल गया कि पीएफ नहीं कट रहा है, तो मैं उस पर जो भी पॉसिबल लीगल कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी, और ज़रूरत होगा तो हम टीम को लेके पहुंचेंगे, इंस्पेक्शंस भी होंगे वहाँ पे, सेंटर CAIU से परमिशन लेके, या मुझे जहाँ भी पता चला कि अगर पीएफ नहीं कट रहा है तो नियोक्ता के लिए वो ठीक नहीं होगा, वो उनको वैधानिक कार्रवाई उन पर, एक तो धारा 7A के तहत कार्रवाई होगी, और हमारे पास एविडेंस आने के बाद तो फिर हम उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को चिट्ठी। आज भी मैंने एक हॉस्पिटल है यहाँ पे सरकारी, और उनके जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, सीनियर मोस्ट जो अधिकारी हैं, उनको बोला कि आप ये या तो इनका पेमेंट रोकिए। ठेकेदार ने क्या किया हुआ है कि हॉस्पिटल से लेते हैं वो 18,000 के करीब, और वर्कर का पीएफ उनको तनख्वाह देने हैं 7,800। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लेबर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। लेकिन हमने जो कहा कि भाई अगर ये बात है तो इसको तुरंत दुरुस्त करें, और जितना आपसे पैसा ले रहे हैं पीएफ पूरे पैसे पे काटना चाहिए, नहीं तो ये अमानत में खयानत वाली बात होती है। 406, 409 आईपीसी के तहत भी इस पर कार्रवाई हो सकती है कि किसी का वर्कर का हक मार रहे हैं वो, तो ये काम ना करें कोई भी नियोक्ता। और आगे बढ़ के अपने सभी, बहुत से स्कूल्स हैं कठुआ क्षेत्र में, मैंने देखा स्कूल्स प्रॉपरली पीएफ नहीं भर रहे हैं, उनको भी मैं आगाह करूंगा कि वो आगे बढ़ें। सांबा में हो सकता है बहुत से लोग हों जो नहीं भर रहे हैं पीएफ, जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ भी कोई इशू होगा तो हम वर्कर का हेल्प करेंगे। तो वर्कर और कोई भी कस्टमर, चाहे नियोक्ता हो चाहे एम्प्लॉई हो, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व ज़रूर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मगर जहां जानबूझ के चोरी की गई होगी पीएफ की तो वहां पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
रिजवान साहब, जो यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जी उनमें जी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम हावी हो गया हुआ, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं जी। उनकी पीएफ को आप कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, वो जो भी बड़े नियोक्ता हैं और बहुत ब्रांड नेम है जो बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं वो ठेकेदार ही हैं हमारे, मैन पावर सप्लायर, चाहे वो बीडी सिक्योरिटी हो या और बड़े बड़े गुरदीप लेबर वाले हों, इस तरीके के बड़े बड़े ठेकेदार जिनकी एक सफिशेंट नंबर ऑफ बहुत अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं इनके द्वारा, और बहुत से ठेकेदार हैं ऐसे जो बड़े बड़े हैं, सांबा में काम कर रहे हैं, बड़ी ब्रह्मणा में काम कर रहे हैं। तो कंपनी क्योंकि जानती है कि पीएफ का वायलेशन होगा तो उनके ऊपर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए वो ये खतरा नहीं मोल लेंगे कि अगर कोई वर्कर छूट जाए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ज़रूर संभावना है तो हम वो क्रॉस चेक भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आप अगर हमें कहीं से भी हिंट मिलेगा। समय समय पे जब हम निधि आपके निकट जाते हैं तो वर्कर से बात भी करते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ज़िले में तो वर्कर्स का मैं हालचाल लेना ज़रूर कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या पीएफ का कोई वायलेशन तो नहीं, और मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, और उसके फ़ायदे भी लोगों को मिले। जैसे किरू प्रोजेक्ट है, वहाँ कम से कम 250 से 300 मेंबर्स ऐड हुए हैं जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने लगाए हुए थे और ठेकेदार पीएफ नहीं भर रहे थे उनके। क्या आपने उस पर पेनल्टी लगाई? पेनल्टीज़ का तो बात की बात है, पहले तो मेंबरशिप जुड़े, और जो लेट पेमेंट जमा होते हैं उसमें पेनल्टी का प्रावधान है। डैमेजेस हमारे यहाँ इसलिए लगता है कि कोई आदमी, मान लिया पीएफ आपने आज देना था, आपको अप्रैल का पैसा से मार्च का पैसा 15 अप्रैल तक देना था, लेकिन आप 3 महीने बाद उसको जमा कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो कैलकुलेटेड उनके लॉगिन में चला जाता है एम्प्लॉयर के कि ये आपका पेनल्टी है, तो वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब हम उसमें कर रहे हैं फॉलोअप, जहाँ पैसा जमा हो जाएगा वहाँ ठीक है, अदरवाइज वो इंक्वायरी शुरू होती, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उसका असेसमेंट करके, क्वांटिफिकेशन करके वो पैसा उनको भरना पड़ता है एम्प्लॉयर को। तो ये पेनल्टीज तो ऑटोमेटिकली लग रही हैं, जो डिले कर रहे हैं उनको लग ही रही है। और जो नहीं भरते हैं उसके लिए फिर उनको मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हम समुचित कार्रवाई करते हैं। जी, अभी तक आपने किसी को पेनल्टी लगाई है या कुछ किसी के खिलाफ केस किया है कि जो अपने एम्प्लॉइज का पीएफ नहीं दे रहे थे? देखिए, क्या था कि यहाँ पे अभी बहुत से नोटिफिकेशंस पेंडिंग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो जैसे ही वो नोटिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएंगे धारा 7A के तहत और 14B के, तो फिर वो कार्रवाई क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी हम शुरू करेंगे। अभी तक तो हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के माध्यम से या फैसिलिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप जब फॉर्मली बात करते हैं तो लोग आगे बढ़ के वैसे ही भरते हैं पीएफ। तो हमारा ये नहीं होता कि किसी को विक्टिमाइज़ किया जाए, पहले यही रहता है कि लोग आगे बढ़े, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन अगर जो बहुत अडामेंट और बहुत सख्त तरह के रवैया अपनाएंगे जी, तो उनके लिए फिर कोई उनको स्कोप नहीं रहेगा कि उनका फिर इंक्वायरीज भी शुरू होंगी। अमूमन रिजवान साहब, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सबलेट करवा देती जी, जी। जब उन एम्प्लॉयज को नहीं मिलता तो एक्शन किस पे होता है? जिसने हम सब पे करते हैं, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दूं कि रोड प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, सबसे पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ही हम पकड़ते हैं। जो बड़ी कंपनी ने गुजरात की एक कंपनी ने यहाँ पे सबलेट किया हुआ है काम, तो NHAI को हमने पहले इनरोल किया, NHAI को पत्र लिखा और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से लगातार मैंने वार्ता की। तो उसका सुधार ये हुआ कि करीब 250 से 300 एक साइट पे वर्कर थे, 300 वर्कर का पीएफ उन्होंने ऐड किया। अब वो लगातार फिर हम फॉलोअप करते हैं, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कोई छूट नहीं है, तो ये तो है। तो इसमें चाहे NHAI हो चाहे NHIDCL, ये 2 बहुत प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। इनको सख्त रवैया लेना, मैं इनके जो चेयरमैन हैं उन तक भी चिट्ठी भेजूंगा, सीनियर मोस्ट अधिकारी से भी मैं पत्राचार करूंगा, और बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ हम चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन वालों को भी हमने, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी लेटर अभी भेजा है जी। जितने यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रखते हैं, उन सबको पत्र जा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को भी, और जो डेली वेज वर्कर्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे कॉलेजेस हों, उन सबको पीएफ में जोड़ना उनका दायित्व बनता है। रिजवान साहब, गवर्नमेंट भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय हायर करती है, तो उनके पीएफ को कैसे इंश्योर किया जाएगा? वो सब देखिए, वो तो बिना पीएफ के तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं है जी। पीएफ लोग भर रहे होते हैं, और बहुत सी जगह जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो सब हैं, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अवेयर करने के लिए हम उनको पत्राचार भी करते हैं। और ये आपके जो प्रोग्राम है इस तरीके के, इनके माध्यम से भी, या निधि आपके निकट जब हम कराते हैं, तो ज़िले में जब कार्यक्रम होता है, तो जैसे कल पुंछ में एक बहुत अच्छा अवेयरनेस हुआ, सभी बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद थे ज़िले के, तो उन्होंने उसको समझा
और आगे प्रोपेगेट करने का उन्होंने जिम्मा लिया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम आगे बढ़ेंगे। एडीडीसी मेरे साथ लगातार बैठे थे, डीसी बैठे शुरुआत में वहाँ के यासीन साहब बैठे, और उनका खुद का इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने बहुत अच्छा पब्लिसिटी भी किया हुआ था उसका, बहुत अच्छा बैनर बनाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोग्राम का, खुद उन्होंने इंटरेस्ट लिया और पूरी टीम को लगाया हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कोऑपरेशन होता है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है तो शायद ईपीएफओ को काफ़ी फ़ायदा होगा, इनके वर्कर्स को, स्टेक होल्डर्स को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इवन डिवकॉम साहब को भी कि उन्होंने एक पत्र लिखा था इस कार्यक्रम के लिए बहुत पहले, जिसका कि हमें ईपीएफओ को बहुत सहयोग मिल रहा है। चलिए, जम्मू प्रोविंस हो गया, कूड़ी करना, जनसकार, वहाँ पर आपकी अप्रोच कैसे है? वहाँ पे देखिए मैं कारगिल और हाँ मैंने कारगिल में भी काम किया। वहाँ का ऑल इंडिया रेडियो हमारी बहुत मदद करता है, काफ़ी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, फिजिकल करते हैं। बहुत जैसी डिमांड होगी, संस्कार मैं खुद नहीं गया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जैसे मौसम थोड़ा बेटर होता है तो मैं वहाँ एक बार जाना चाहूँगा पर्सनली, या मेरे अधिकारी हैं उनको भेजूँगा। लेह में और कारगिल में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए और कम्युनिकेशन के थ्रू ही काम होता है। आजकल टेक्नोलॉजी है तो व्हाट्सएप, मोबाइल और फ़ोन के थ्रू हम लोग काफ़ी हद तक लोगों को टच करते हैं। NHIDCL के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उन लोगों को, NHPC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी जागरूक है और वो बिना PF के काम नहीं करने देते हैं अपने ठेकेदार, तो वो खुद ही PF भरते रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बट NHIDCL को बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हमें लगातार फॉलोअप करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी कोशिश हमारी। रिजवान साहब जी, आपको किस तरह की शिकायतें आती है एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर की तरफ से? देखिए नॉर्मली एम्प्लॉइज़ को शिकायत तो नहीं कहूँगा, उनके जो काम होते हैं रुके हुए होते हैं, ग्रीवेंसेस इस तरीके के होती है कि भाई क्लेम सेटलमेंट में देर हो रही है, या उनका जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो फॉर्म जमा किया था नहीं हो पाया, तो उसको मैं देखिए कई बार डीलिंग हैंड भी प्रेशर में होते हैं, कुछ कमियाँ होती, ई साइन नहीं होता एम्प्लॉयर का, ये सारे फैसिलिटेशन मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के, वो लगातार इसको फैसिलिटेट कराते हैं, फ़ोन करते हैं एम्प्लॉयर से, ई साइन मंगाते हैं और वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उनके जॉइंट डिक्लेरेशन अप्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हम करते हैं। कहीं कहीं क्लेम्स इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि सिस्टम में वर्कर का फादर्स नेम या हस्बैंड नेम का इशू आ जाता है, उसको मैं खुद डिसीजन लेता हूँ अपने लेवल पे और डायरेक्शन देता हूँ कि किस आधार से ये किया जा सकता है। तो बहुत से, अभी संडे को जब हम निधि आपके लिए निकट के लिए जा रहे थे, पुंछ के लिए रवाना हो रहे थे, 9 लोगों का काम कम से कम मैंने अपने पेन से ऑर्डर किया कि भाई इस काम को कैसे किया जा सकता है, या कुछ कागज़ मंगाए, कुछ कमी थी, पासबुक में कुछ क्लैरिफिकेशन था। कई बार जेके बैंक के जो ऑफिसर्स हैं बैंक अकाउंट में एक आध जीरो कम या एक्स्ट्रा डाल देते हैं, बीच में जीरो आते हैं, आपने देखा होगा। पहले 5 डिजिट का एक अकाउंट था, अब वो 16 डिजिट का हो गया, तो या तो 17 डिजिट हो जाएंगे या 15 हो जाएंगे। वहाँ पे हम वर्कर से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई जीरो एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया, वो बोलते हैं जी एक्स्ट्रा है, या जीरो कम हो गया, तो उसमें भी मैं अश्योर करके कि KYC बिल्कुल सही होता है, तो वहाँ पे भी मैं ऑर्डर करता हूँ कि नहीं ये बैंक अकाउंट इसको इस तरीके से 16 डिजिट वाला जो बैंक अकाउंट है KYC में, उसके आधार पे आप सेटल करें। तो ये सब डिसीजन हायर लेवल पे हमें अपने लेवल पे लेना पड़ता है। जम्मू के और कश्मीर के एम्प्लॉयर्स में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए जम्मू के एम्प्लॉयर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अवेयर भी हैं और पॉजिटिविटी है जम्मू में, ऐसा नहीं है, लगभग वहाँ भी ठीक है। कश्मीर में शायद मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं दे पाया क्योंकि यहीं पे हम रहते थे, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है जम्मू। और मैं सिर्फ इनकम का कंपैरिजन कर सकता हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ पे, हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बैठते थे, उनको मैंने काफ़ी प्रयास किया कि आगे बढ़ें। तो शायद कंप्लायंस का अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे मेंबरशिप भी बढ़ सकती है और हो सकता है बहुत सा डिफ़ॉल्ट भी हो। अभी वहाँ पे कार्रवाइयों की सख्त ज़रूरत है कश्मीर में, नए अधिकारी आ गए हैं वहाँ पे। अब मेरे पास सिर्फ जम्मू और लद्दाख का काम है आज की डेट में। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम जिस तरीके से बढ़ी है उसमें मैं अपने जितने भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों या रेलवे प्रोजेक्ट हो, इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है कि 80 लाख अगर एवरेज इनकम आ जाती है, 80.58 लाख किसी ऑफिस की 2.5 साल में 57 लाख से बढ़कर, तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है और मुझे सेटिस्फेक्शन। अभी फिर मैं इस पर काम करूँगा, अब थोड़ा सा डैमेजेस भी लोगों को हम फॉलोअप करें तो और इनकम बढ़ेगी, इस पर हम काम करेंगे। रिजवान साहब जी, कश्मीर और जम्मू की इनकम में कितना अंतर है? ये लगभग डबल का है। देखिए अभी जैसे इस महीने का एग्जांपल दूं, कश्मीर में 32 लाख का एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का इनकम आया,
यहाँ पे आज की डेट में 80 लाख जम्मू में आ चुका है जी। जबकि इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसा नहीं है, 60-40 का रेशियो है। तो ऐसे 60% यहाँ पे है, 40% वहाँ पे भी हैं। तो इस तरीके से है, तो वहाँ पे स्कोप है काम करने का। अब नए अधिकारी आए हैं ग्रुप ए के, तो वो अपनी टीम लेके काम करेंगे तो सुधार होगा। कश्मीर में शायद सीजनल थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इशू रहता है कि ठंड की वजह से, लेकिन वो बात नहीं है। लोग अक्सर बहुत से संस्थान ऐसे मिलेंगे जो नहीं भर रहे हैं पीएफ, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिमोट लोकेलिटी के नहीं भर रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वो भी शायद डिफ़ॉल्ट में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी 32 लाख एक रीजनेबल फिगर है, इट्स नॉट अ बैड फिगर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद स्कोप होगा वहाँ पे इम्प्रूव करने का, यानी अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है वहाँ जी पे। बिल्कुल। लेकिन वैसे जम्मू में भी स्कोप है। हाँ, जम्मू में ऐसा नहीं कि जी रिजवान साहब, मैंने देखा अक्सर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करते थे जी कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है। वो अब कोई नहीं। औरतें प्रोटेस्ट करती थी, मेरे बेटे हस्बैंड का ऑपरेशन है, सर्जरी नहीं हो रही, पीएफ के पैसे नहीं मिल रहे। ये मैंने देखा है। आपके पहले नहीं, आपके पहले, मेरे पहले हाँ, अभी yes. मैं आपको बताऊं उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जब हमारे एक यहाँ पे एक RC2 थे, रीजनल कमिश्नर ग्रेड 2 पे थे, वो रिटायर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, तो कश्मीर का काम मैंने डायरेक्टली अपने पास ले लिया। ये लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, 1 साल से ऊपर हो गया इसको। और मैंने सबसे बड़ा फोकस रखा रिटर्न रिजेक्शन रेशियो बिल्कुल कम कर देना है। 1 महीने में तो मैं उसको 9% से भी नीचे ले आया था, 8% रिटर्न केसेस रिटर्न हुए, और लगातार फॉलोअप किया जाता था। कोई कमी थी तो कश्मीर में लोगों को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी कॉल किए मैंने, वो पूर्ति करवा के मैं ऑर्डर करता था कि क्लेम सेटलमेंट हो। और मेरे नंबर्स हैं लोगों के, अभी भी फ़ोन आते हैं। तो कश्मीर का काम अभी तक हमने जम्मू से ही किया। अब वहाँ पे क्योंकि सेटअप हो गया है, अब वहाँ का हमने बहुत से रिकॉर्ड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वहाँ से क्लेम वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। ऑफिसर लेवल पे, डीलिंग हैंड पे कश्मीर में ही काम होने लगा है अब, लेकिन ऑफिसर लेवल पे अभी तक कश्मीर का काम जम्मू से हो रहा था। तो अब वहाँ पे अधिकारी आ गए तो वहाँ से काम होगा। लेकिन मेरे इस 1 साल के प्रयास से वहाँ पे शायद लोगों से अगर पूछेंगे तो EPFO ने काफ़ी सेवाएं दी। अब ये वाला सवाल तो नहीं होगा कि अगर जेन्युइन कोई क्लेम है, शादी के लिए आया है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो तुरंत सेटल हुआ होगा। बहुत से एडवांसेस हमने किए हैं। 90% जो विड्रॉल होते हैं, 90% बिफोर रिटायरमेंट जो लेता है वर्कर, कई लोगों के वो हमने किए, और कोई कमी थी तो उसको पूरा करवाया गया। तो पीपल आर हैप्पी। आप लोगों का सर्वे करें मार्केट में, लोग बताएंगे आपको, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। ये एक्सीडेंट डेथ के क्लेम कितने आपने अभी? एक्सीडेंट डेथ में देखिए, मेरे अभी डेटा तो नहीं है उसमें पेंशन भी आप जी, पेंशन जैसे खूनी नाला वाला जो केस है वो बहुत लाइव केस रहा, या कुछ केसेस किश्तवाड़ में हुए, उन सब में जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैं बताऊं, मुशर्रत साहब और इशरत नाम थे शायद इन वर्कर्स के, ये थे लोकल पंथियाल के, और इनका 5 तारीख को ज्वाइन किया था अप्रैल 2022 में, और 20 मई को एक्सीडेंट हो गया था। तो 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का 25 दिन का केवल पीएफ और पेंशन जमा हुआ था जी। इनका 15,000 से कम सैलरी थी, विद इन 15,000 रेंज में थे, तो पेंशन की पात्रता थी। हैदराबाद से पेपर प्रोसेस हो गया, थोड़ा टाइम लगा, 2-3 महीने लगे, लेकिन आज हम 4,500 रुपये दोनों फैमिलीज़ को पेंशन दे रहे हैं, 2 बच्चों को और उनकी पत्नियों को, जो भी वर्कर जिनके बेचारे अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, उनको हम 4,500 प्रति फैमिली पेंशन दे रहे हैं। और ये लाइफ लॉन्ग मिलेगी, जब तक बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते, तीनों बच्चे, तब तक मिलती रहेगी, और वाइफ को जीवन पर्यंत पेंशन है। तो ये बहुत बड़ा सौगात है। और ऐसे कई केसेस हैं जो किश्तवाड़ के केसेस हैं, वहाँ भी पेंशन चालू हो गई होगी। तो रिजवान साहब, ये पेंशन कम नहीं है, आपको नहीं लगता थोड़ी बढ़ानी चाहिए? 4,000 क्या होता है? 4,500 रुपये, देखिए क्या है कि पैसा जमा किया 1,200 रुपये, ये तो एक ऐसा स्कीम है, ये तो क्योंकि कुशन इफेक्ट कहेंगे इसको, कि दूसरों को, कुछ लोग तो सुपर एनुएशन पे जाके पेंशन लेते हैं, मिनिमम पेंशन 1000 है, लेकिन उस परिवार के लिए जिसने केवल 1,200 रुपये जमा किया हो, 1,200 रुपये पे करके, एक बार 1,200 रुपये जमा करके जीवन पर्यंत 4,500 रुपये मिलते रहना, हर महीने मिलना, ये कई लाख रुपए हो जाते हैं। तो देखिए, कम तो ज़रूर दिखता है बहुत सा, लेकिन देखिए बहुत सी सोशल सिक्योरिटी के और बहुत से मेजर्स हैं जो किए जा सकते हैं, समाज को करने चाहिए। तो ये तो स्कीम है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ने बनाया इसको अमेंड करने के लिए तो आप सजेशन दे सकते हैं, बट वो डिपेंड तो करेगा क्वांटम पे कि कितना कंट्रीब्यूशन आया, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी लिंक नहीं है, ये तो यहाँ पे दूसरे लोग जो पैसा जमा, ये पूल है, ये पूरा का पूरा
जो फंड है ये इट्स अ काइंड ऑफ पूलिंग ऑफ फंड। और जब कुछ लोग हैं जो सुपर एनुएट करेंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, कुछ लोग इससे भी कम मिलेगी, ऐसा भी होता है, या इतनी मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि मृत्यु का केस है इसलिए 4,500 रुपये मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्टेबल फिगर है। ये भी मिलना बहुत, पहले तो 0 मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था नवंबर 19 से पहले, आज हम 4,500 रुपये दे रहे हैं प्रति माह। जी संख्या कितनी बड़ी है? 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये बदलाव आया उसके बाद पीएफ देने वालों की तादाद कितनी बड़ी है? देखिए वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंज आया, लेकिन हाँ जब शुरू में था तो अकाउंट्स कम थे हमारे पास। आज हमारे पास जम्मू में ही 5 लाख से ऊपर अकाउंट्स हैं, 5 लाख एंड अबव अकाउंट्स हैं। तो ये एक बड़ा फिगर है जो पहले कम हुआ करता था, काफ़ी कम था, 3 लाख से भी कम थे तब। तो धीरे धीरे बड़े अकाउंट्स, लेकिन जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, जो लाइव सब्सक्राइबर हैं, वो विद इन 1 लाख की रेंज में होते हैं एट अ टाइम। तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अकाउंट्स हमारे पास 5 लाख से ऊपर है। जी अब निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है जी, तो आपका काम भी बढ़ जाएगा। काम बढ़ना चाहिए, हम तो चाहते हैं बढ़े। और लोगों को जब इतनी अवेयरनेस हुई, बहुत से ठेकेदारों से मेरी बात होती रहती है जो काम करते हैं, जब हम मुलाकात होती रहती है तो एक रिलेशन बन जाता है, पॉजिटिव रिलेशन कि हाँ भाई हम आगे वाले प्रोजेक्ट में साहब आगे से ठीक से पीएफ भरेंगे, जहाँ जहाँ कमियाँ नहीं हैं वो लोग पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो यंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं काफ़ी अच्छा, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से ऐसे ठेकेदार मेरे पास आए हैं फॉर ये जो निधि आपके निकट हम करते हैं, उन्होंने आगे बढ़ के मदद की, अपने साथियों को मोटिवेट किया पीएफ भरने के लिए। ऐसे भी ठेकेदार हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मैं देख रहा हूँ कि वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं नाम आखिरी सवाल आपसे, मैन पावर की कमी है आपके पास, थोड़ी सी आपको कमी मानना चाहिए? हाँ थोड़ी सी कमी थी मैन पावर की, क्योंकि वो कश्मीर में ज़्यादा लोग चले, अभी क्योंकि मर्जर हो गया वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, तो कश्मीर में संख्या ज़्यादा है मैन पावर की, जम्मू में थोड़ी सी कम है। तो उसको हम मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास पूना से कुछ लोग आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, तो मिला के अगर हमारे पास 2-3 लोग एक्स्ट्रा और आ जाते हैं तो शायद और कंफर्टेबल पोजीशन में हम रहेंगे। तो हम इसको टेकअप करेंगे अपने जोनल ऑफिस से, और उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वही विल मैनेज इट, कर लेंगे। मई डे पे एक संदेश दे दीजिए। मई डे पे मैं ये चाहूँगा, देखिए सभी नियोक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, अपने हर कर्मचारी को पीएफ और पेंशन का आप लाभ दें, जो भी पात्र कर्मचारी। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासकर कठुआ ज़िले के, रियासी के, और पूरे 10 ज़िलों से मैं कहूँगा, पुंछ में, किश्तवाड़ में, जो अभी तक पीएफ नहीं भर रहे थे, उनको जोड़ें, तुरंत आगे बढ़ें। जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारा एक नंबर है 6006567049। अगर आपकी तरफ से डिमांड आती है तो हम निधि आपके निकट, आपके ज़िले में करना चाहेंगे। जहाँ भी डिमांड अच्छे से आती है, ठीक से लोग आगे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम उस ज़िले में पहुँचेंगे। 27 तारीख को हर माह की निधि आपके निकट होता है, उसमें आप शामिल हों। और वर्कर्स से मैं निवेदन करूँगा कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करें, और जहाँ उनको पीएफ का मेंबरशिप नहीं दिया गया है, इस नंबर पे जो मैं रिपीट करूँगा 6006567049 पे हमें तुरंत सूचित करें। हम प्रयास करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, एम्प्लॉयर से बात करेंगे कि आपको पीएफ की मेंबरशिप दी जाए, क्योंकि आपकी फैमिली को अधिकतम 7 लाख तक का इंश्योरेंस है किसी इवेंचुअलिटी या दुर्घटना के उसमें मृत्यु हो जाने पर, और जीवन पर्यंत आपको पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन है, सुपर एनुएशन पेंशन जिसको कहते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंट डिसेबलमेंट पेंशन है, और डेथ के केस में परिवार को जीवन पर्यंत, आपकी पत्नी कोई महिला कर्मचारी तो उनके पति को जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है, बच्चों को पेंशन है, डिसेबल्ड चाइल्ड को लाइफ लॉन्ग पेंशन है, और जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान है। तो इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ आप ज़रूर उठाएं। हम तक पहुँचे 6006567049 पे। धन्यवाद। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आए। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, क्योंकि आपने सामाजिक सुरक्षा के इस मुहिम के लिए जो सहयोग किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मे डे पे मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।